नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारी आगामी परीक्षा जो सीटेट की है 2022-23 की, जब वह दोस्तों दिसंबर महीने से प्रारंभ हो रही है। तो दोस्तों, उसी को ध्यान में रखते हुए जो प्रीवियस ईयर पेपर दोस्तों 2013 का हुआ है, उसमें दोस्तों जो ईवीएस का पार्ट है या पर्यावरण अध्ययन का भाग है, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने दोस्तों सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झाँक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया। तो दोस्तों, मलेरिया की खोज किसने की थी, तो आपको पता होगा। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो दोस्तों चौथा सही होगा, रोनाल्ड रोस। दोस्तों, रोनाल्ड रोस ने जो मलेरिया की खोज की और दोस्तों इन्हें इसी के लिए दोस्तों चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 1902 में दिया गया था। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी दोस्तों बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी है। तो रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? तो दोस्तों, जो रजत है या दोस्तों मलेरिया रोग से ग्रसित है। इसे दोस्तों मलेरिया बुखार आ रहा है, तो इसमें ऑप्शन हमारा चौथा सही हो जाएगा, मलेरिया। दोस्तों, आपको पता होगा मलेरिया की दोस्तों जो दवाई इसमें कड़वी दी है या दोस्तों है कुनैन से दोस्तों मलेरिया की जो दवाई है वह प्राप्त की जाती है। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, अल-बिरूनी कौन था? तो दोस्तों जो अल-बिरूनी था तो आपको पता होगा यह दोस्तों फारस का विद्वान था। फारस का दोस्तों आप कह सकते हैं विद्वान या दोस्तों तीर्थयात्री, कुछ भी कह सकते हैं आपको। तो ये दोस्तों उज्बेकिस्तान या दोस्तों भारत से आया था, जिसने दोस्तों एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। दोस्तों जो अल-बिरूनी है यह दोस्तों भारत से आया था और इसने दोस्तों किताब अल हिंद नाम की एक पुस्तक लिखी है, जिससे दोस्तों हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में जो सहायक पुस्तक है। तो इसमें दोस्तों जो ऑप्शन हमारा सही होगा वह सही होगा दोस्तों तीसरा। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को, तो दोस्तों यह पूछ रहा है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं? तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन है हमारा हर रंग में देख सकते हैं। दूसरा दोस्तों केवल काली और सफ़ेद ही देखते हैं। तीसरा है दोस्तों केवल हरे रंग में देखते हैं और चौथा केवल लाल रंग में देखते हैं। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा वह सही होगा बी नंबर, दूसरा वाला दोस्तों, केवल काली और सफ़ेद ही देखते हैं। दोस्तों जो रात में जागने वाले जानवर हैं, रात्रिचर जो दोस्तों जानवर हैं, वह केवल कोई भी वस्तु को केवल काली और सफ़ेद ही देख सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो है दोस्तों यह सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, यह बहुत ही दोस्तों अच्छा प्रश्न है। देखिए, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। तो दोस्तों हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। इसमें ऑप्शन नंबर ए है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। दूसरा दोस्तों है, हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। तीसरा दोस्तों है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड का नेता होती है। और चौथा दोस्तों, इस झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो दोस्तों इसमें कूट दिए हुए हैं, तो इसमें कह रहा कि कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन ए नंबर है यह दोस्तों सही है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। दोस्तों ये जो दूसरा ऑप्शन है ये हमारा गलत हो जाएगा कि एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, ये नहीं होगा। तीसरा दोस्तों, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी जो है पूरे झुंड का नेता होती है, यह दोस्तों सही है। और एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, तो दोस्तों यह भी गलत है। तो इसमें दोस्तों जो ऑप्शन हमारा सही होगा वह सही होगा ए और सी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दूसरा वाला सही होगा, ए तथा सी। यह दोस्तों आप लोग ध्यान रखें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में दोस्तों कुछ पतली पाउडर जैसी संरचना दिखाई देती है, जिन्हें कहते हैं। तो दोस्तों जो पंखुड़ियाँ होती हैं फूल की, उसमें दोस्तों कुछ पतली दोस्तों पाउडर जैसी संरचना दिखाई देती है, जिन्हें कहते हैं, इन्हें दोस्तों पराग कहा जाता है, पराग।
इन्हें दोस्तों परागों से जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो अपने अपने दोस्तों जो शहद का निर्माण करती हैं इन्हीं से करती हैं। बाकी दोस्तों जो तितलियाँ हैं या अन्य कोई दोस्तों जीव या इसी से अपने रस लेती हैं। तो इसका ऑप्शन जो दूसरा है वह सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद, जो गुजरात में है दोस्तों, गुजरात की राजधानी है, तो दोस्तों आप अहमदाबाद जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते हुए मिलेंगे। तो दोस्तों जो रेलवे स्टेशन पर खाना या कोई चीज़ बेचते हैं तो दोस्तों अहमदाबाद में आपको क्या खाने को मिलेगा। तो इसमें दोस्तों जो ऑप्शन हमारा सही होगा वह सही होगा ए नंबर, पहला वाला दोस्तों। इसमें दोस्तों जो ढोकला, चटनी, नींबू और चावल, या दोस्तों अहमदाबाद जो गुजरात है वहाँ दोस्तों आपको ज़्यादा मात्रा में ये चीज़ खाने को मिलेगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है जो दोस्तों यह सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, पक्षी अपने गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है। तो दोस्तों जो पक्षी होते हैं वह अपनी गर्दन को बहुत अधिक हिलाते हैं, क्योंकि दोस्तों जो पक्षी होते हैं इनकी आँखों को दोस्तों जो पुतलियाँ होती हैं यह घूम नहीं सकती। तो दोस्तों इसीलिए वह अपनी गर्दन जो है बार बार इधर उधर घुमाया करते हैं, जिससे वह चारों तरफ का दोस्तों जो दृश्य है वह देख सकें। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा वह सही होगा बी नंबर, दूसरा वाला दोस्तों। पक्षियों की आँखों की पुतली जो है वह घूम नहीं सकती, इसलिए दोस्तों पक्षी जो हैं अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। तो दोस्तों जो हीमोग्लोबिन की कमी होगी उसमें दोस्तों आपको आयरन की कमी है उसको पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। तो इसमें दोस्तों जो खाना चाहिए वह आपको दोस्तों आंवला हो गया दोस्तों, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। तो इसमें दोस्तों जो ऑप्शन नंबर चौथा है हमारा यह सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ यह दोस्तों आयरन का अच्छा स्रोत मानी जाती हैं। तो आपको आयरन की कमी को पूरा करने के लिए इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 है दोस्तों। इसके दोस्तों इसमें प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 है इसमें दोस्तों प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण अध्ययन है इसकी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। ए नंबर है दोस्तों, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास। दूसरा दोस्तों विषय के आधारभूत सिद्धांतों का स्मरण करना, यह दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। सी नंबर है दोस्तों, तीसरा कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। और चौथा दोस्तों स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन हमारा सबसे अच्छा और सबसे दोस्तों जो अच्छा ऑप्शन है वह होगा दोस्तों तीसरा, कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। यह दोस्तों सबसे इन चारों ऑप्शनों में सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो इसमें दोस्तों बी वाला तो बिल्कुल गलत है। बाकी दोस्तों ये एक और चौथा ये हो सकते हैं, लेकिन इनमें भी दोस्तों जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो हमारा तीसरा ऑप्शन है। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखें किसमें नहीं दिया हुआ, तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखें कि नहीं किसमें दिया है। तो दोस्तों ये कह रहा है कि इनमें चार ऑप्शनों में कौन सा ऐसा है जो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर जो प्राथमिक स्तर है इस पर दोस्तों पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन है, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। दूसरा दोस्तों ऑप्शन हमारा, उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। तीसरा दोस्तों है, उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएं। चौथा है दोस्तों, उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। तो इसमें दोस्तों जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो कौन सा सही होगा। इसमें दोस्तों नहीं पूछ रहा है, तो दोस्तों जो हमारे ऑप्शन
चौथा यह दोस्तों होना चाहिए, ये भी दोस्तों होना चाहिए। जो दोस्तों पहला ऑप्शन है यह दोस्तों इसके अनुरूप नहीं है। तो इसमें दोस्तों जो ऑप्शन हमारा सही होगा, जिसमें नहीं पूछ रहा है, तो इसमें ऑप्शन 1 नंबर सही होगा कि उसे काम की दुनिया में प्रवेश करने के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। ये दोस्तों ये ऑप्शन जो है यह सही होगा, क्योंकि इसमें जो है नहीं पूछ रहा था। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है NCERT की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। दोस्तों ऑप्शन देखिएगा, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए। दूसरा है दोस्तों चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। तीसरा है दोस्तों तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। और चौथा है दोस्तों अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। तो दोस्तों जो ये ऑप्शन है हमारा सटीक परिभाषाएं, ये दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। अधिक संख्या में दोस्तों अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए, यह भी दोस्तों जो ऑप्शन है यह हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें दोस्तों ये जो व्याख्या करने की बात कही गई, ये भी दोस्तों ऑप्शन जो है यह भी गलत हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों जो ऑप्शन हमारा दूसरा वाला है यह दोस्तों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। तो दोस्तों इसमें दूसरा ऑप्शन जो है यह सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिए, इसमें भी नहीं पूछा गया है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। नंबर 1 दोस्तों है इसमें विषय में रुचि का विकास करना, विषय में दोस्तों रुचि का विकास करना। दूसरा है दोस्तों नित्य एवं एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना। दोस्तों तीसरा है शिक्षार्थियों को आनंद एवं मजा उपलब्ध कराना। और चौथा है दोस्तों शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना। तो दोस्तों इसमें नहीं पूछा गया, तो इसमें दोस्तों जो ऑप्शन नंबर दूसरा है यह दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि जो पर्यावरण अध्ययन है इसमें कविताओं कहानियों को शामिल करने के लिए इसका दोस्तों जो उद्देश्य ये नहीं हो सकता है कि इसको दोस्तों जो नित्य और एक रस विषय वस्तु है इसमें बदलाव करना। ये दोस्तों ऑप्शन जो है यह नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा है दोस्तों यह सही हो जाएगा। बाकी दोस्तों जो विषय में रुचि का विकास करना ये होगा। शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, ये भी दोस्तों हो सकता है। और जो शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता की योग्यता को बढ़ावा देना, यह भी दोस्तों सही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 2 है दोस्तों ये इसमें नहीं होगा। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है 74वां। देखिएगा, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। यह दोस्तों पाठचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है। इसमें दोस्तों नहीं पूछा गया है। तो दोस्तों देखिएगा, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है। दोस्तों इसमें आप लोग इसके ऑप्शन देखिएगा। पहला नंबर है यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। दूसरा दोस्तों यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। तीसरा दोस्तों यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। और चौथा यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा ये दोस्तों पूरा नहीं करती है। तो इसमें चौथा वाला दोस्तों यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है, यह दोस्तों जो है यह पाठचर्या की विशेषता नहीं है। तो इसमें चौथा ऑप्शन दोस्तों जो है यह सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न देखिएगा, नलनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को दोस्तों जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति जो है सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन हमारा पहला देखिएगा आप लोग, इसमें दोस्तों जो पहला ऑप्शन हमारा है विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना। यह दोस्तों जो है यह भी दोस्तों जो अच्छा सही है दोस्तों, ये भी ऑप्शन है। दूसरा दोस्तों पढ़ लेते हैं, विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना, यह भी दोस्तों जो है यह भी सही हो सकता है। तीसरा है दोस्तों जानवरों तथा उसकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। तो दोस्तों कुछ हद तक यह भी ऑप्शन सही है। और चौथा दोस्तों शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों को
जानवरों के दोस्तों दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना। क्या दोस्तों ऑप्शन जो है यह नहीं हो सकता, लेकिन बाकी जो 3 ऑप्शन हैं यह हमारे सही हो सकते हैं। लेकिन इसमें भी दोस्तों जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वह हमको चुनना होता है। तो इसमें सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वह दोस्तों जो जानवरों और उसकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना, यह दोस्तों सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। तो इसका दोस्तों जो तीसरा ऑप्शन है यह सबसे अच्छा ऑप्शन है। बाकी दोस्तों ये जो दोस्तों पहला और दूसरा ये ऑप्शन भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें तीसरा ऑप्शन जो है यह सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो इसमें दोस्तों आप लोग तीनों ऑप्शन जो हैं आप लोग ऑप्शन जो हैं चारों पढ़ें। उसके बाद इसमें दोस्तों जो ऑप्शन सबसे अच्छा मजबूत आंसर हो वह आप लोग टिक करें। तो इसमें तीसरा जो ऑप्शन है हमारा यह सबसे अच्छा है। अगला दोस्तों प्रश्न देखिएगा, कक्षा 5 की दोस्तों जो एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया। हम क्या समझे? दोस्तों इस खंड को शामिल किया गया, यह सुझाव दिया गया कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह दोस्तों परिवर्तन इसलिए किया गया क्योंकि, तो दोस्तों इसमें दोस्तों जो हम क्या समझे, यह सुझाव दिया गया कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन किस लिए किया गया? तो ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। दूसरा है यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है। तीसरा दोस्तों यह जानने की में शिक्षा की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। और चौथा दोस्तों यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। तो दोस्तों जो दूसरा ऑप्शन है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, शिक्षकों की सुविधा यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते, यह भी दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो दोस्तों यह चौथा ऑप्शन है हमारा, यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है, यह भी दोस्तों जो ऑप्शन है यह कुछ सही उत्तर नहीं दे रहा है। तो इसको भी दोस्तों आप लोग कैंसिल करेंगे। इसमें भी दोस्तों जो ऑप्शन हमारा सही होगा वह सही होगा तीसरा वाला, यह जानने में शिक्षा की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। तो इसमें भी दोस्तों ऑप्शन नंबर जो तीसरा है यह सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है जो दोस्तों प्रयोगशीलता, खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। तो दोस्तों जो टॉपिक है वो क्या है? ये टॉपिक है दोस्तों खाना जो हमें खाना चाहिए। तो दोस्तों पूछ रहा है कि इसमें जो है इस संकल्पना को बताने के लिए शिक्षक किस गतिविधि की सर्वाधिक मतलब सबसे अच्छी व्यवस्था किस गतिविधि की कर सकता है? तो ऑप्शन दोस्तों देखिएगा इसके, पहला दोस्तों ऑप्शन हमारा है श्यामपट्ट पर उस प्रकार की सभी भोज्य पदार्थों की चित्र बनाता है, यह दोस्तों ऑप्शन सही हो सकता है। दूसरा है विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है। दोस्तों यह उतना जो है अच्छा मजबूत उदाहरण नहीं हो सकता, लेकिन कुछ हद तक सही भी है, लेकिन दोस्तों इसको हम लोग कैंसिल करेंगे। तीसरा दोस्तों देखते हैं शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों के संबंधित जानकारी एकत्र करें, यह दोस्तों ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा, यह दोस्तों आप लोग नहीं कह सकते। और चौथा दोस्तों प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है। दोस्तों वीडियो भी आप लोग सही कर सकते हैं, लेकिन जो है इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है श्यामपट्ट पर उस प्रकार की सभी भोज्य पदार्थों की चित्र बनाता है। दोस्तों इससे जो टीचर है वह सीधे बच्चों से जुड़ रहा है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 होगा यह सर्वाधिक अच्छा ऑप्शन है। तो इसमें दोस्तों आप लोग जो 1 नंबर ऑप्शन है यह दोस्तों आप लोग इसको ही टिक करें, जो 1 नंबर है श्यामपट्ट पर उस प्रकार की सभी भोज्य पदार्थों की चित्र बनाता है। तो दोस्तों इसको सही करें आप लोग, 1 नंबर जो है यह सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है कक्षा जो दोस्तों 4 है, इसमें शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। तो दोस्तों टॉपिक क्या है? हवा सब जगह है। यह दोस्तों पढ़ाते समय जो गीतिका है किस गतिविधि का करने की दोस्तों कौन सी गतिविधि करने की योजना बनाती है? तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। दूसरा है दोस्तों विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या। दोस्तों जो दूसरा ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरा दोस्तों देखिएगा आप लोग, दूसरा दोस्तों बिल्कुल गलत होगा। तीसरा संकल्पना को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग, यह भी दोस्तों जो है उतना अच्छा नहीं, स्ट्रांग नहीं हमारा उदाहरण। और दोस्तों प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना,
दोस्तों यह हो सकता है, लेकिन जो है इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। क्योंकि दोस्तों जो बच्चे हैं इनको आप जितना ही दोस्तों प्रयोग करके दिखाएंगे या जिन चीज़ों पर आप लोग अध्ययन करा रहे हैं उनसे दोस्तों जो वास्तविकता से जोड़ेंगे तो बच्चे जो है बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को सीख पाएंगे। तो इसमें दोस्तों जो शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना ये सबसे अच्छा उदाहरण है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 1 है यह जो है सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिएगा, जो अगला प्रश्न हमारा है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न जो प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य है। तो दोस्तों करके देखो जो ये खंड है इसका उद्देश्य क्या है? पहला दोस्तों ऑप्शन है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। दूसरा है दोस्तों परीक्षा में दोस्तों निष्पादन को सुधारना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरा दोस्तों वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना, दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा, उसको परिभाषाएं याद नहीं करानी है। चौथा दोस्तों घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, यह भी दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों कोई सोचने की बात है नहीं। इसमें पहला जो ऑप्शन है प्रत्यक्ष दोस्तों हस्तपरक अनुभव जो है उपलब्ध कराना, यह हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। तो दोस्तों पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे जो दत्त कार्य है या दिया गया कार्य उसका दोस्तों मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? एक नंबर है दोस्तों ऑप्शन हमारा प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, दोस्तों बिल्कुल गलत ऑप्शन है। दूसरा दोस्तों समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा। तीसरा दोस्तों शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। तो दोस्तों अनुशासन में बनाए रखने के लिए आप जो है उसको गृह कार्य नहीं दे सकते। इसका दोस्तों जो गृह कार्य इसका मुख्य लक्ष्य ये नहीं हो सकता कि इसको अनुशासन में आप लोग बनाए रखें। जो दोस्तों अंतिम है दोस्तों अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, ये दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन है। अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, जो दत्त कार्य या गृह कार्य आप देते हैं उसका मुख्य लक्ष्य यही होना चाहिए कि बच्चा जो है अपने मन से करे वह और अधिक दोस्तों जो है उससे सीखेगा। तो इसमें दोस्तों अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए। अगला दोस्तों प्रश्न देखिएगा, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में दोस्तों चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो दोस्तों चिड़ियाघर है उसका भ्रमण का मुख्य दोस्तों उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना, नहीं दोस्तों यह आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा दोस्तों है नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रस्ता को बदलना, दोस्तों नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रस्ता को बदलना। अगला दोस्तों ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। और चौथा है दोस्तों शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना, यह भी दोस्तों गलत हो जाएगा। पहला दोस्तों बिल्कुल गलत है। दूसरा है दोस्तों नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना, यह भी दोस्तों जो ऑप्शन है वह भी नहीं हो सकता। कुछ हद तक सही है लेकिन नहीं दोस्तों ये भी नहीं हो सकता। जो सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, दोस्तों आपको बता चुका मैं कि बच्चों को जितना आप जो है उनको दोस्तों सक्रिय अधिगम कराएंगे या दोस्तों प्रयोग करके दिखाएंगे, उनको दोस्तों वास्तविकता जो है उससे जोड़ेंगे तो बच्चा उतना ही अच्छा सीखेगा। तो इसमें दोस्तों जो चिड़ियाघर का भ्रमण है उसका मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि जो बच्चे हैं वह सक्रिय अधिगम अनुभव जो है दोस्तों वह उपलब्ध होगा उनको। तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा है दोस्तों यह सही हो जाएगा इसमें। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण जो अध्ययन है पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? इसमें भी दोस्तों नहीं है पूछा गया है। तो सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन का जो है पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इससे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए, नहीं हो सकता दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो 1 है क्या बिल्कुल ही गलत है। अगला दोस्तों प्रश्न देखिएगा, जो ऑप्शन है दोस्तों जो अगला वह देखिएगा आप लोग, इससे बच्चे को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। दोस्तों ये हो सकता है लेकिन आगे भी हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं कौन सा है। अगला ऑप्शन है दोस्तों इसमें इसे बच्चों को संस्कृत अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए, ये भी ऑप्शन हो सकता है। लेकिन दोस्तों जो चौथा इसमें उसको पढ़ते हैं हम लोग, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषाएं याद करने योग्य बनाना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखें, इसमें दोस्तों
सबसे पहले मैंने आपको बताया था, इसमें आप लोग को क्या ध्यान रखना है कि नहीं पूछा गया कि कौन सा उद्देश्य जो है वो नहीं है। तो इसमें दोस्तों जो ऑप्शन नंबर 1 है, या दोस्तों इसका उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा भी दोस्तों सही है, जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। और दोस्तों जो संस्कृत अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए, यह भी दोस्तों ऑप्शन जो है या दोस्तों उद्देश्य इसका होना चाहिए। लेकिन जो दोस्तों चौथा है, बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए, या दोस्तों इसका उद्देश्य नहीं हो सकता। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा वह चौथा सही होगा, क्योंकि दोस्तों जो प्रश्न में हमारा पूछा गया है, यह पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों उद्देश्य नहीं है, तो ये चौथा वाला उद्देश्य जो है दोस्तों ये नहीं होना चाहिए। इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए, ये दोस्तों जो है यह नहीं होना चाहिए। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा। तो दोस्तों देखिएगा, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जो है जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव जो है इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है, या दोस्तों संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना। बी है दोस्तों शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने को कहना। और चौथा है दोस्तों चौथा दोस्तों ऑप्शन जो है शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन आप लोग देखिएगा, इसमें जो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा। इसमें दोस्तों कह रहा है कि गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा। तो इसमें दोस्तों जो देखिएगा आप लोग कि ऑप्शन नंबर जो 1 है, संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना, यह दोस्तों उतना प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों विशेष व्याख्यान या दोस्तों नहीं हो सकता। दूसरा दोस्तों जो है शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना, यह भी दोस्तों उतना अच्छा प्रभावी नहीं होगा। तीसरा जो दोस्तों है शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना इसे लेने को कहना। तो दोस्तों जो तीसरा है यह दोस्तों ऑप्शन हमारा बहुत अच्छा है, ये तीसरा ही बिल्कुल सही होगा। दोस्तों चौथा जो है स्लोगन लिखने के कहना, यह हो सकता है, लेकिन यह भी दोस्तों जो इन चारों में सबसे अच्छा ऑप्शन है वह तीसरा है। तो दोस्तों जो यह सामूहिक परियोजना या सामूहिक परिचर्चा है, इसको दोस्तों इसमें भाग लेना या दोस्तों सबसे अधिक जो प्रभावी है उद्देश्य यह हो सकता है। तीसरा ऑप्शन जो है यह सही होगा। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन है को शामिल नहीं करता। तो दोस्तों इस चारों ऑप्शन में से कौन सा है जो इसमें दोस्तों शामिल नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों देखिएगा शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान। दूसरा है दोस्तों शिक्षण में कमियों की पहचान। तीसरा है दोस्तों शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाना। और चौथा है शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। तो आप लोग दोस्तों इसको आप लोगों को जान ही गए होंगे कौन सा ऑप्शन जो है वह सही होगा। तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता। इन चारों ऑप्शन में कौन सा शामिल नहीं होगा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में दोस्तों आकलन के लिए। तो जो ग्रेडिंग और रैंकिंग है यह दोस्तों इसमें शामिल नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर जो चौथा है वह सही होगा। बाकी 3 है जो दोस्तों या जो हैं या आप लोग आकलन के लिए इनको आप लोग शामिल कर सकते हैं कि अधिगम व्यक्तियों की पहचान, शिक्षण में जो कमियां रहेंगी उनकी पहचान और शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाना है। इसमें दोस्तों इनका भी यूज होता है। लोग दोस्तों जो चौथा ऑप्शन है या दोस्तों इसमें जो है इसको शामिल नहीं किया जाएगा। तो जो इसका 84 का दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा या सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है हमारा देखिएगा, नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। तो दोस्तों क्रियाकलाप आप लोग देखिएगा। पहला है दोस्तों खानों का उत्खनन या खुदाई। दूसरा है दोस्तों बांधों का निर्माण। तीसरा है दोस्तों बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटियां इकट्ठी करना। और चौथा है बांस से टोकरी बुनना। और पांचवा है दोस्तों गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। तो आगे हम लोग प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं।
तो आप लोग फिर से एक बार देखिए कि जंगलों के कटान या गायब होने के लिए कौन से, जो इसमें 5 ऑप्शन है, इसमें कौन से दोस्तों उत्तरदायी हैं। तो खानों का उत्खनन यह दोस्तों बिल्कुल जिम्मेदार है। दूसरा दोस्तों बांधों का निर्माण, इसमें भी दोस्तों जो वन है वह काटे जाते हैं, पेड़ पौधे काटे जाते हैं, तो दोस्तों यह भी जो है वह सही होगा। लेकिन दोस्तों जो बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटियां इकट्ठा करना, इसमें दोस्तों जो वनों का कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों जो पत्तियां हैं या जड़ी बूटियां इकट्ठा करना, इसमें दोस्तों कोई वनों को क्षति नहीं होती है। और बांस से टोकरी बुनना, यह भी दोस्तों कोई जो वन है या पर्यावरण को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। और गिरे हुए पत्तों को से पत्तल बनाना, इसमें भी दोस्तों वनों को या पेड़ पौधों को कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसमें दोस्तों पहला और दूसरा यह दोस्तों दोनों जो हैं यह पर्यावरण जो है या जंगल गायब होने के लिए यह दोस्तों जिम्मेदार हैं। तो इसमें ऑप्शन अब देखते हैं, एक और बी होना चाहिए, तो इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा, एक और बी दोनों। इसके मतलब दूसरा जो ऑप्शन है यह सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, देखिएगा दोस्तों, लिखा है कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। तो दोस्तों कांसों के बारे में सही कथन ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों, कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की बात एक तत्व है। तो दोस्तों आपको पता होगा कांसा एक तत्व नहीं है, या एक दोस्तों मिश्र धातु है, तो पहला ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा दोस्तों कांसे को तांबा एवं टिन से पिघलाकर तैयार किया गया, बिल्कुल सही बात है। कांसा को दोस्तों तांबा और टिन को पिघलाकर जो है तैयार किया जाता है। अगला दोस्तों कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप एवं मूर्ति जो है बनाई जाती हैं, बिल्कुल सही बात है। कांसा मजबूत होता है, इसीलिए दोस्तों मूर्तियां हैं या तोप है जो दोस्तों कांसे से ही निर्मित होती है। और चौथा दोस्तों जो है देखिएगा ऑप्शन हमारा, कांसे के बर्तन एल्यूमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के एवं अधिक मजबूत होते हैं। तो दोस्तों नहीं, ऐसा नहीं होता। एल्यूमिनियम से जो कांसे के बर्तन होंगे वह जो है दोस्तों मजबूत नहीं होंगे, तो ये भी दोस्तों ऑप्शन जो है वह गलत हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन जो सही कथन है कांसे के बारे में, वह कथन है दोस्तों बी और सी। अब आगे दोस्तों देखते हैं हम लोग ऑप्शन इसमें दोस्तों देखिएगा बी और सी किसमें है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो 1 है इसमें ही दोस्तों सही है, बी और सी। ऑप्शन नंबर जो 1 है यह सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, गांधीधाम जो गुजरात है दोस्तों, गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उसके सफ़र या यात्रा दोस्तों इसकी दिशाएं क्या होगी। तो दोस्तों आपको पता है जो गुजरात है उससे जो मध्य प्रदेश का भोपाल शहर है वह दोस्तों मध्य प्रदेश आपको पता होगा, गुजरात। उसके बाद दोस्तों जो मध्य प्रदेश, ये गुजरात वाला दोस्तों रीजन है, उसके बाद मध्य प्रदेश यहीं से दोस्तों स्टार्ट हो जाता है आगे से। तो दोस्तों जो गुजरात से चलेगा तो मध्य प्रदेश के लिए उसको सीधा पूर्व की ओर चलना पड़ेगा। और उसके बाद दोस्तों जो आंध्र प्रदेश है वो आपको पता होगा, जो हमारी जो पूर्वी घाट है उसी पर दोस्तों ये पड़ता है। तो उसके लिए दोस्तों इस जो व्यक्ति है उसको दक्षिण दिशा की ओर चलना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन देखिएगा, पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में चलेगा। तो दोस्तों पहला ही ऑप्शन इसमें सही है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, पहले पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। तो पश्चिम में जाने की कोई दोस्तों औचित्य नहीं है, क्योंकि पश्चिम में आपको पता है कि अरब सागर है, तो पश्चिम में ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तीसरा दोस्तों पहले दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में, नहीं दोस्तों ये भी गलत है। चौथा दोस्तों पहले दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में, तो दक्षिण दिशा में नहीं दोस्तों, पहले पूर्व दिशा में जाएगा उसके बाद दोस्तों दक्षिण दिशा में जाएगा। तो चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन में जो 1 है यह बिल्कुल सही है। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था, स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। दोस्तों जो 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर, यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी है। तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर बराबर कितना दिया है, 110 दोस्तों, और पूछ रहा है कि 15। तो दोस्तों आप लोग गुणा इसका कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसके गुणा हो जाएगा 15 और ये 16, दोस्तों ये हो जाएगा 1650 मीटर। तो इसमें ऑप्शन दोस्तों देखिएगा, ऑप्शन जो है वह सही होगा चौथा। 1.65 दोस्तों दिया है, किलोमीटर में आप लोग जो है किलोमीटर में जो होगा वह 1.65 किलोमीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है या चौथा है यह हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, माउंट एवरेस्ट एक भाग है। तो आपको पता होगा माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी, यह दोस्तों किसका भाग है, तो भारत का, तिब्बत का, नेपाल का, म्यांमार का। तो आपको पता है
कि जो माउंट एवरेस्ट है या दोस्तों नेपाल का एक भाग है। तो ऑप्शन में जो तीसरा है यह बिल्कुल सही होगा। दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, नीचे दिए गए कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्व जो है इनका अध्ययन कीजिए। दोस्तों जो कर्तव्य या उत्तरदायित्व है इनका अध्ययन कीजिए। पहला है दोस्तों ऑप्शन हमारा अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना। दूसरा है दोस्तों पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले। तीसरा है दोस्तों जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना। चौथा है दोस्तों साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना। और पांचवा है दोस्तों रुकने तथा आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न। दोस्तों माउंटेनियरिंग में ग्रुप दोस्तों जो ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों का उपयुक्त में से चयन कीजिए। दोस्तों आप ये कह रहा है कि जो पहाड़ पर दोस्तों घूमने जाते हैं या पहाड़ दोस्तों पर चढ़ने जाते हैं उनमें दोस्तों जो ग्रुप लीडर है उसकी जिम्मेदारियों का चयन करना है। तो आप लोग फिर से इनको जो ऑप्शन है इसको पढ़िए दोस्तों, देखिए इसमें दोस्तों जो लीडर होगा उसका क्या कर्तव्य होगा। अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, बिल्कुल दोस्तों ये कर्तव्य होगा उसका। तो दूसरा है दोस्तों पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले। ये दोस्तों जो है ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि आप जो ग्रुप के लीडर हैं तो आपको जो है ग्रुप के पीछे पीछे या साथ में उसके चलना पड़ेगा कि आपको देखना पड़ेगा कि कोई पीछे छूट ना जाए या कोई थका नहीं है, इसके बारे में आपको देखना पड़ेगा। तो जो दूसरा है दोस्तों ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। तीसरा दोस्तों जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, ये भी दोस्तों नहीं, क्योंकि उसको रुकने के लिए आप कहेंगे तो आप भी या रुकें या जो है उसको रुकने के लिए कहना तो दोस्तों छूट जाएगा। तो ये ऑप्शन भी नहीं सही होगा। जो दोस्तों चौथा ऑप्शन है साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, बिल्कुल दोस्तों जो ग्रुप लीडर होगा उसका यह कार्य होगा। और दोस्तों जो पांचवा है रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, यह भी दोस्तों ग्रुप लीडर का कार्य होगा। तो इसमें जो ऑप्शन कौन सा सही होगा देखिएगा, इसमें ए, डी और ई। अब ऑप्शन देखते हैं ए, डी, ई किस में सही है। तो दोस्तों ए, डी, ई इसमें दोस्तों चौथे वाले में जो दो है दोस्तों जो चौथे वाले में है ये ऑप्शन हमारे मिलते हैं ए, डी और ई। तो इसमें चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को प्रश्न जो हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। दोस्तों आप लोग वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो प्रश्न जो हैं यह बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएंगे। दोस्तों ये जो है हमारा प्रीवियस ईयर है तो आपको इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर ही पेपर है। तो आप लोग दोस्तों जो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोग हमारे जो यूट्यूब चैनल है इस पर आप लोग जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं बाकी भी दोस्तों आपको CDP भी मिल रही है और हिंदी भी कराई जा रही, तो उन वीडियो को भी दोस्तों आप लोग अवश्य देखें। अन्य भी दोस्तों जो एग्ज़ाम है उनकी दृष्टि से दोस्तों जैसे हमारे SSC GD हो गया उसकी भी दोस्तों जो मॉडल पेपर हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको दोस्तों कराए जा रहे हैं, तो आप लोग उनको भी अवश्य देखें। दोस्तों चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।